अलग सब्जेक्ट में मैंने सुजला कॉलेज से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अपने गांव में ग्राम पंचायत में जनसंख्या अनुपात में अच्छा बजट भी आता है। काम करवाने वाले पे ये निर्भर करता है कि वो अपनी योजनाओं को किस तरह से लागू करें। तो आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया? शौचालय की अपने गांव में दिक्कत चल रही थी और 500 से ऊपर शौचालय बनवाए। मैं चाहता हूँ भामाशाह के योगदान को एक बार अपन थोड़ा साइड में रखते हैं। 25 करोड़ का काम अपने गांव में हो गया। वर्तमान जो कार्यकाल में आप जिला परिषद की सदस्य हैं, हाँ आई थिंक जी। वार्ड नंबर 40 से आप प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने वार्ड नंबर 40 में देखिए लगभग 11 ग्राम पंचायतें आती हैं। उस टाइम जितेंद्र कुमार जी सोनी कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने इस पे पूरा ध्यान दिया और उन्होंने एक टीम बनवाई थी और अपने जसवंतगढ़ में भेजी। आपने बताया जल हाँ जीवन जी। मिशन के तहत यहाँ पे एडिशनल पाइपलाइन बिछाई गई और यहाँ पे एक टंकी का भी निर्माण कार्य हो चुका है। हमें पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं है, हमें पानी की आवश्यकता है। आप हमारे पानी की जो सप्लाई हो रही है उसको बढ़ा दीजिए। ये तो बहुत ही डिटेल में आपने बताया कि किस प्रकार से पानी की समस्या है और उसका मूल कारण क्या है। अपनी ग्राम पंचायत से एनओसी के लिए यहाँ में लेटर आया था कि भाई यहाँ की वहाँ हिरणों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो यहाँ शिफ्ट करेंगे। उसमें 10 शर्तें लागू की थी। 10 शर्तें डाल के हमने उन्हें लेटर रख दिया कि 1998 में वन विभाग ने यहाँ पेड़ लगाने के लिए अनुमति मांगी थी। क्या रहेगा कि कोर्ट का क्या इस पे निर्णय रहता है? सुजानगढ़ जिला बनेगा तो जब सारे कार्यालय बनाने के लिए जगह तो चाहिए ही होगी उन्हें, तो उन्हें जगह ये जसवंतगढ़ वाली दिखती है, ये सुजला बेस्ट रहता। मैं सरपंच थी उस टाइम भी, ये काफ़ी समस्या तो शुरू से ही चल रही है, तो उस टाइम भी मैंने काफ़ी प्रयास किया था और मैंने जिला परिषद में ये मुद्दा उठाया वहाँ क्या कि रोडवेज बस डिपो से भी कर्मचारी आए हुए थे। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि शेखावाटी जो एरिया है, अपनी तरफ का एरिया है, इसमें कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है। तो अगर यहाँ से इनको टिकट मिलता है तो ये अपने बेस्ट रहेंगे। एक जनप्रतिनिधि अपना भविष्य राजनीति में खुद नहीं देखता, ये अपनी जो वोट देती है उस जनता पे निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो अभी तो मेरा जो चल रहा है मैं उसे देख रही हूँ कि उसे अच्छी तरीके से इसमें काम करूँ। सारे जनप्रतिनिधियों की डिबेट एक साथ जनता के सामने उनके मुद्दे रखेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको आपके भविष्य और राजनीतिक करियर की शुभकामनाएं। धन्यवाद सुजला वायरल से जुड़ने के लिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुजला वायरल यूट्यूब चैनल में। यह जो हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं चुनावी संग्राम, उसके अगले संस्करण में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी है श्रीमती सावित्री जी गरवा, जो जसवंतगढ़ ग्राम की सरपंच रह चुकी है एवं वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य भी है। तो चलिए मिलते हैं सावित्री जी गरवा से। नमस्कार सावित्री जी, स्वागत है आपका सुजला वायरल में। नमस्ते केसर जी, आपको और सुजला वायरल के सभी दर्शकों को भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहले कुछ आपके पर्सनल सवाल होंगे कि आपका जो शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है और आपके जो जब आप राजनीति में उतरी उससे पहले आपका जो भूतपूर्व जीवन था वो कैसे निकला, उसमें आपने शिक्षण कहाँ से लिया, राजनीति में फिर आपकी रुचि कैसे आई, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम सावित्री गरवा है और आपको पता ही है जसवंतगढ़ की निवासी हूँ और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 40 से नागौर से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे अपने गांव में हुई और फिर 12th तक मैंने बालाजी के धाम में सालासर में प्राप्त की और आगे मैंने ग्रेजुएशन सीख करके एस के महाविद्यालय से किया। वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और बीएड भी किया। फिर मेरी शादी हो गई तो फिर मैं जसवंतगढ़ आ गई और अपनी शिक्षा को जारी रखा और यहाँ से भी एक अलग सब्जेक्ट में मैंने सुजला कॉलेज से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर कंप्यूटर में भी डिप्लोमा प्राप्त किया यहाँ के संस्कृत महाविद्यालय से और ऐसे ही आगे चलता रहा। घर परिवार में संभालते संभालते फिर गांव वालों की और गांव वालों ने कहा तो घर वालों ने कहा कि भाई अभी राजनीति के लिए कह रहे हैं सरपंच के लिए। उस टाइम शिक्षा वाला वो लागू हो गया था कि भाई 8वीं पास होगा उन्हें चुनाव लड़ने की मान्यता थी। तो इस हिसाब से गांव वालों ने घर वालों को कहा, घर वालों ने मुझे कहा कि भाई हाँ पढ़े लिखे हो तो आपको ये करना चाहिए। तो पहले ऐसा कुछ था नहीं, फिर अचानक ये हुआ कि चुनाव का माहौल बन गया और राजनीति में आने का एक अवसर मिला। तो 2015 में मैं सरपंच बनी। उसके बाद जी आगे से आगे बिल्कुल। कार्य होते गए। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया आपने घर परिवार और समाज वालों के प्रोत्साहन देने पर राजनीति में कदम रखा। अब जो
जसवंतगढ़ ग्राम है वो आपको सरपंच साहिबा के नाम से भी जानने लगा है। तो मेरा सवाल ये है कि इन जो सालों में आपने जसवंतगढ़ की राजनीति को करीब से देखा है, तो उसके बारे में आपका हुँ, क्या हुँ। विचार है? आप उसके बारे में क्या कहना चाहती है? देखिए केशव जी, जसवंतगढ़ की राजनीति पहले, जैसे मेरे से पहले तो मुझे ज़्यादा नॉलेज में नहीं थी, क्योंकि मैं भी यहाँ बहू बन के आई थी, तो पहले का मुझे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं अपने कार्यकाल से बता सकती हूँ कि राजनीति में थोड़े बदलाव भी आए, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन का भी इसमें हुआ, तो एजुकेशन इन्वॉल्व होने के बाद में काफ़ी बदलाव हो गए। हम पंचायत समिति में जाते तो वहाँ भी हमारे साथी सरपंच वो सारे पढ़े लिखे और युवा के हिसाब से वो भी सारे थे। और जसवंतगढ़ में भी वार्ड पंच वगैरह और सारे जो गाँव वाले उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, और राजनीति में भी उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। और मेरा तो शुरू से ही मैं बताऊँ कि गाँव वालों का सहयोग और आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छा मिला। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस गाँव की बहू हूँ और चुनाव लड़ रही हूँ, ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे, ऐसे एकदम बेटी की तरह सहयोग किया। राजनीतिक यहाँ ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हुआ कि भाई कोई किसी ने सहयोग नहीं किया, किसी सब आगे आके अपने आप से आगे-आगे ये काम करवाना है, इसमें कोई भी काम करवा, जैसे बड़ा नाम लूँ मैं अपने गाँव का, तापड़िया परिवार है। उन्होंने खुद आगे आके कि भई हमें गाँव में काम करवाना है, तो आपको आप जो राय है आपकी, या फिर आप जो भी हमें बना के दीजिए कि हमें क्या करवाना है। तो हमने भी एक ऐसा उन्हें मॉडल तैयार करके दिया कि हमें इस हिसाब से अपने गाँव में विकास कार्य करवाने हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा विकास कार्य हुए नहीं थे। बजट जनसंख्या के अनुपात में आता है, तो शायद कम बजट आया, या फिर करवाने वालों की कोई क्या सोच रही है। इस हिसाब से कम कार्य हो पाए थे, सड़कें वगैरह थी नहीं। तो हमने फिर ये सोचा कि चलो, हमने राजनीति में कदम रख ही लिया है, हमारा यही कर्तव्य है, तो हम इसे अच्छी तरह से निभाएँ। तो इस हिसाब से हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि हाँ, भामाशाह से हमें क्या काम करवाने हैं, और गवर्नमेंट से हमें कौन-सी योजनाएँ जो चल रही है, उनसे बजट लेके आना है, अपने गाँव में लगाना है। तो हमें इस काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे 1-2% जो होते हैं वो करते हैं, उसमें हमें कोई ऐसा विशेष हमने इंटरेस्ट भी नहीं लिया, अवॉइड किया, और काम अच्छा रहा, गाँव की राजनीति भी अच्छी रही, गाँव वालों का सहयोग भी अच्छा रहा। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जब शिक्षा का राजनीति में समावेश होता है और पढ़े-लिखे लोग आगे आएँगे, युवा लोग आगे आएँगे, तो निश्चित रूप से ग्राम में विकास के कार्य कार्यान्वित होंगे और दिखाई भी पड़ेंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि आप पिछले कार्यकाल में जब सरपंच रही और फिलहाल हुँ, भी हुँ। एक महिला सरपंच है, उस ओहदे से जिस प्रकार हमने देखा संसद में एक बिल भी पास हुआ है, जो महिला आरक्षण को बढ़ावा देता है। उस नज़रिए से जसवंतगढ़ में तो पहले से महिला सरपंच थी। तो आपको उस मामले में जसवंतगढ़ थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखाई दिया या आपको किस प्रकार से लगा कि जसवंतगढ़ की राजनीति में महिलाओं का योगदान, उसके ऊपर आप कुछ उल्लेख कीजिए? देखिए, जसवंतगढ़ की राजनीति में वैसे महिलाओं का योगदान, तो महिला बिल पास होने से पहले ही मैं उस टाइम सरपंच बनी, उस टाइम 50% वाला आरक्षण था, और हुँ। अभी भी लेडीज़ सरपंच है। तो अनुपातिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि काम तो हो रहा है, और काम होना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमें उसके लिए पैसे देती है, फंड देती है, और अपने गाँव में ग्राम पंचायत में जनसंख्या अनुपात में अच्छा बजट भी आता है। काम करवाने वाले पे ये निर्भर करता है कि वो अपनी योजनाओं को किस तरह से लागू करें, किस तरह बजट को अपने गाँव में लगाएँ। ये एक जनप्रतिनिधि पे निर्भर करता है, उसकी कार्यशैली पे, कार्यकुशलता पे निर्भर करता है। वर्तमान में देखो मिला-जुला काम हो रहा है, पहले करवाया हुआ काम था, तो उसे आगे बढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, भामाशाह भी काम करवा रहे हैं, और चलो ठीक ही चल रहा है। तो जैसा कि आपने जो टिप्पणी की कि मिला-जुला काम हो रहा है, तो चलिए चलते हैं आपके कार्यकाल पे और सवाल उठाते हैं आपके किए हुए कामों पे। तो आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया? जसवंतगढ़ को विकास की राह पर प्रगतिशील करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? और क्या क्या कार्य आपके कार्यकाल में रहते हुए संपन्न हुए? उसके बारे में आप बताइए। हाँ जी। शुरुआत करते हैं हम, जैसे मैं 2015 में बनी थी सरपंच, तो 2015 में उस टाइम में स्वच्छता अभियान चल रहा था। तो सबसे पहले इसी पे फ़ोकस किया हमने, कि सबसे पहले साफ-सफाई का काम पहले होना चाहिए। शौचालय की अपने गाँव में दिक्कत चल रही थी, और जो बाहरी बस्तियाँ थी वो इस ओर ज़्यादा जागरूक नहीं थे।
तो हमने गवर्नमेंट की योजनाओं से उस टाइम 12,000 रुपए अनुदान दे रहे शौचालय के लिए। वो भी क्या है कि जब बन जाते उसके बाद में मिलते वगैरह, तो हमने अपने तापड़िया परिवार से संपर्क किया। उन्होंने भी पहले कहा था कि जो काम हो कह देना, तो हमने यही कहा कि सबसे पहले हम इसी पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमने उनसे उनके सहयोग से और गवर्नमेंट के सहयोग से 500 से ऊपर शौचालय बनवाए, जिनमें 450 तो अकेले तापड़िया परिवार ने ही बनवाए, बजरंग लाल जी तापड़िया ने। तो हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और इसी की बदौलत 2016 जनवरी में अपना गाँव ओडीएफ घोषित हो गया और उस टाइम हमारे कलेक्टर साहब थे राजन विशाल, तो उन्होंने इसके लिए हमें सम्मानित भी किया। जसवंतगढ़ सरपंच को स्वच्छता सेनानी सम्मान हमें प्राप्त हुआ उस टाइम, और वो अपने गांव का दौरा भी करते रहते थे, उनका अच्छा सहयोग भी रहता था। और अपना लाडनू तहसील में प्रथम गांव था जसवंत, जो कि स्वच्छता में उस टाइम ओडीएफ घोषित हुआ था। तो ये काम हमारा पहला प्राथमिकता अपनी ये थी। उसके बाद में हमने अगला कदम उठाया कि ये तो हो गया। फिर सड़कें थी उस टाइम, मतलब ऐसा था, मैंने तो देखा था तो एक गली में ब्लॉक नहीं लगे हुए थे, थी कोई पहले थोड़ी बहुत बनी हुई, तो हमने वो देखा। फिर उनका एक तैयार किया, वही किस बजट हिसाब से कौन सी सड़कें किस हिसाब से बन सकती है। जितना गवर्नमेंट का बजट आ रहा था उसको उसमें लिया, टेंडर पास करवाए, उसे छूट रही थी तो फिर हमने भामाशाह से सहयोग प्राप्त किया। तो और मैं उस यहाँ पे टाइम चाहता हूँ एक एक साथ। आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ हाँ भामाशाह के जी। योगदान को एक बार अपन थोड़ा साइड में रखते हैं, और जो ग्राम पंचायत हम्म। ने जहाँ जहाँ सड़कें बनाई है उसके बारे में बताइए। कहाँ कहाँ सड़कें बनाई, कितनी सड़कें बनाई, कितना बजट उसमें एलोकेट किया, उसके बारे में थोड़ा आप विस्तृत रूप में बताइए। बिल्कुल सर। शुरुआत में हमने 1 करोड़ की सड़कें बनवाई थी उस टाइम। शुरुआत में जैसे कि शुरुआत हमने गवर्नमेंट के पैसों से की थी, बजट से ही। पहले थोड़ा बजट था और वापस भी नया बजट आ गया था, तो उस टाइम टेंडर पास करवा के, उस टाइम अलग प्रक्रिया थी तो उस हिसाब से हमने वो करवा दिया। उसके बाद में जो नरेगा से काम होता था उसके लिए भी करवाए। और जैसे-जैसे बजट आता गया, वैसे-वैसे हमने सड़कों पे और अलग योजना, उस टाइम प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही थी, तो उसके लिए भी अपने गाँव में पहली बार 6 आवास स्वीकृत होके आई। तो वो काम हो गया कि भई जो गरीब बस्तियाँ हैं, वो जिनके रहने के लिए नहीं है। ऐसे-ऐसे आगे चलता गया। ज़्यादातर फ़ोकस हमारा यही रहा कि सड़कों पे रहा कि आवागमन का साधन जसवंतगढ़ में इधर से उधर चारों तरफ रहता ही है। और जो गलियाँ अपनी ऐसी है सीधी सपाट, तो इस हिसाब से सड़कों पे ज़्यादा फ़ोकस रहा, उस पे हमने काम जैसे-जैसे बजट आया वैसे-वैसे गलियों में काम होता गया। तो करीब-करीब 90% उस टाइम हो गई थी, और थोड़ी वो जो बची वो अपने भामाशाहों के सहयोग से और वो हो गई। इस हिसाब से काम बजट आया वैसे-वैसे हमने काम वो किया। जैसे कि अपने फिर पानी पे करते हैं तो पानी के लिए ज़्यादा समस्या रहती है अपने गाँव में। तो अपने जो तालाब हैं गाँव के 2, उनकी साफ-सफाई करवाना, उनकी ऐसे मतलब उनका कैचमेंट एरिया बढ़ाने के लिए भी काफ़ी काम करवाया नरेगा वालों को लगवा के। उसके लिए भी उनकी सौंदर्यीकरण पे भी जैसे-जैसे योजनाएँ जिस चीज़ में, ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट की योजनाएँ किसी एक ही चीज़ पे कि सड़कों के लिए आए, शौचालय के लिए आए। उनकी योजनाएँ अलग-अलग हिसाब से आती है कि भाई ये सौंदर्यीकरण के लिए है, ये पानी के लिए है, ये अलग जैसे-जैसे इनकी योजनाएँ आती गई, हमने वो पूरी कोशिश करी अपने जसवंतगढ़ में लाने की और उन्हें उनका पैसा यहाँ पे यूज़ करने की। इस हिसाब से काम करवाया। तो मेरा एक सवाल रहेगा बजट को लेकर। मुझे लगता है कि जो क्षेत्रवासी हैं, जो ग्रामवासी हैं, उनको थोड़ी क्लैरिटी नहीं रहती है। तो आप थोड़ा बजट के बारे में बताइए कि ग्राम पंचायत को लगभग कितना बजट मिलता है, वो उस और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो बजट आया है वो मतलब किसके साल में कितना कितना आता है, और उस बजट को फिर आपकी कितनी स्वतंत्रता रहती है उसको इस्तेमाल करने की। जी। बजट है जो होता है राज्य सरकार का, वो जनसंख्या अनुपात में आता है। हर ग्राम पंचायत को ऐसा नहीं है कि सम्मान मिले। जैसे-जैसे नई ग्राम पंचायत उनको कम भी जनसंख्या के अनुसार ही बजट आता है। और मेन बात ये रहती है कि हम यहाँ से योजना बना के भेजते हैं और योजनाओं के अनुसार ही उनका बजट पास होता है। जितनी ज़्यादा योजनाएँ जाएँगी उन योजनाओं पर जनसंख्या के अनुपात में वो बजट हमारे लिए योजना तो हम खूब भेज देते हैं, पर अगर उनका जनसंख्या अनुपात सही नहीं होगा, तो वो बजट पास नहीं होगा। तो जनसंख्या अनुपात और गाँव का जो सिचुएशन देख के और उन योजनाओं को वहाँ से हमें मिल जाती है बजट, और वहाँ से बजट पास होके आता है। फिर उनको उन्हें ऐसा पंचायत समिति से भी हमें उनके लिए टेक्निकल कई चीज़ें करनी पड़ती है।
पंचायत समिति से जो एनजीएन होते हैं, वो भी यहाँ आके सिचुएशन देखते हैं कि हाँ, इस चीज़ के लिए बजट पास हो गया तो टेक्निकल रूप से ये सही है कि नहीं। फिर टेक्निकल रूप होने के बाद में उनका वहाँ से अनुमोदन होता है और फिर अपने यहाँ काम करवाते हैं। तो अगर मैं आंकड़े की बात करूं, तो आपके हाँ, कार्यकाल में कुल कितना बजट आया और विधायक निधि या भामाशाह उन सब से मिलके टोटल कितना बजट आया जो ग्राम के विकास में लगा? जी। अ, भामाशाह मिला के राज्य सरकार से हमने ग्राम पंचायत में 25 करोड़ का काम करवा दिया, जो पूरे कि 5 एक साल का विधायक को कार्यकाल के दौरान? हाँ, कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ का काम अपने गाँव में हो गया, जो कि एक विधायक को से भी शायद अधिक ही है। क्या है कि काम करवाने की जब इच्छा शक्ति हो ना, तो हम कहीं से कि भई आवश्यकता हो तो ले आते हैं। फिर राज्य सरकार का लिमिटेड उस हिसाब से आता है, तो भामाशाह सहयोग लेके हमने लगभग 25 करोड़ का काम यहाँ जसवंतगढ़ में उस टाइम पीरियड में करवा दिया। जी, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसा कि आपने पंचायत समिति से जो तालमेल का ज़िक्र किया और पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, उसमें अभी भी आप जिला जी, परिषद की सदस्य हैं। तो आप जी। जब अपने सरपंच के कार्यकाल में थी, तो पंचायत समिति से आपको कितना सपोर्ट रहता था? वहाँ से एडिशनल बजट मिलता था? वहाँ से अगर कुछ स्वीकृति होती थी, उसमें तालमेल या उसमें कोई टकराव की स्थिति आती थी? उस स्थिति को आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए जनता के सामने। जी, बिल्कुल। पंचायत समिति से हमारा ऐसा है कि उस टाइम हमारा सहयोग इतना अच्छा रहा, ये सही संजोग की बात कहें कि उस टाइम जो प्रधान थी, वो भी लेडीज़ ही थी और हमारे जो एसडीएम साहब थे मुरारी लाल जी, वो भी उस टाइम पीरियड में थे। तो पंचायत समिति से हमारा तालमेल सारे सरपंचों का ही उस टाइम मेरा अकेले का क्या कहूँ, पूरी पंचायत समिति के सरपंचों का और पंचायत समिति का तालमेल बहुत ही अच्छा रहा था उस टाइम पीरियड में। और अपने गाँव में क्या है कि वैसे भी बजट अच्छा आ रहा था और भामाशाह भी अच्छा काम करवा रहे थे, तो हमने पंचायत समिति से ज़्यादा कार्य के लिए उन पे ऐसे दबाव नहीं डाला कि हमें आप बजट दो ही। तो हम चाह रहे थे वही लाडनू में विधानसभा में कहीं भी और अगर बजट की आवश्यकता हो, जहाँ कम आ रहा हो, तो जो प्रधान वाला है वो वहाँ लग जाए तो अच्छा है। तो हमने उस टाइम उस पर ज़्यादा नहीं कहा कि हाँ, लेना चाहिए। तो हमने पंचायत समिति से ज़्यादा की नहीं की 7-8 लाख रुपए का काम शायद उस टाइम करवाया था। जी, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके वर्तमान जो कार्यकाल में आप जिला परिषद की सदस्य हैं, आई हाँ थिंक जी। वार्ड नंबर 40 से आप प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वार्ड नंबर 40 को अगर हम सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें, तो कौन-कौन से गाँव उसमें शामिल है? किन-किन गाँवों का आप प्रतिनिधित्व करती है? जी। अपने वार्ड नंबर 40 में देखिए लगभग 11 ग्राम पंचायतें आती हैं और उसमें लगभग 34-35 गाँव आते हैं, जो कि अपने जसवंतगढ़ से सारे इस साइड वाले ले लो चाहे पश्चिम साइड वाले है सारे गाँव जो आते हैं उस टीटवाणी रोड पे सुधारे पड़ते हैं वही है। जैसे बाल समंद जसवंतगढ़ स्टार्ट कर लो, बाल समंद है यहाँ से असोटा, ग्राम खानपुर, बियाणी, दाबड़िया की दत्ताऊ है उधर, मंगलपुरा है। ये सारी ग्राम पंचायत लगभग 11 ग्राम पंचायत है, उनके 35 गांव इसी में आते हैं। काफी लंबा तो चौड़ा एरिया है। जो ये हाँ, तो काफ़ी लंबा-चौड़ा जो एरिया है उसका आप प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये आप जी। सुनिश्चित कैसे करती हैं कि आप सभी गाँवों का जाके उनका हाल देखें या वहाँ का अगर कोई समस्या है, तो उसको आप उठाए जिला परिषद की बैठकों में। तो उसको आप सुनिश्चित कैसे करती हैं कि सभी गाँवों को समान दृष्टि से देखा जाए, सबको समान विकास के अवसर या कुछ नई योजना आती है, सबको समान योजनाओं के लाभ मिले? जी, बिल्कुल। ऐसा है कि ग्राम पंचायतों में सरपंच है, तो हमारा उनके साथ पूरी कनेक्टिविटी रहती है। हम उनके थ्रू काम उनकी भी जो भी आवश्यकताएँ होती हैं, उनसे हम कनेक्ट में रहते हैं कि आपकी जो भी मीटिंग होती है, तो हम उनसे संपर्क कर लेते हैं या फिर वो खुद ही कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये चीज़ है, हमें जिला परिषद से ये चाहिए। तो हम अपनी लेटर पैड पे या मौखिक रूप से है इस चीज़ की माँग वहाँ कर लेते हैं। वो हो जाता है। इस हिसाब से हम कनेक्टिविटी रखते हैं उनके थ्रू। तो जिला परिषद के सदस्य रहते हुए आपने क्या-क्या ऐसे कार्य हैं जो आप जनता के सामने रखना चाहती हैं, जो आपने किए हैं? जी। वैसे तो देखिए राज्य सरकार से जिला परिषद सदस्य के लिए कोई अलग से अनुदान की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो जिला प्रमुख होते हैं उनको जो बजट मिलता है
वो जो जिस हिसाब से जो भी मेंबर माँग करता है कि हमारे एरिया में हमें इस काम के लिए चाहिए, तो हिसाब से देते हैं। तो अपने गाँव में शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पानी की व्यवस्था यहाँ करवाने के लिए। पानी की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, अभी भी वर्तमान में भी चल रही है, मैं नहीं ये कहती कि हो गई है, शुरू से थी, मैंने तो देखा है आई तब से भी और अभी भी चल रही है। तो पानी के ऊपर हमने ज़्यादा फ़ोकस किया, तो मैंने शुरू की मीटिंग में यही मुद्दा उठाया कि सर हमने गाँव में जितना पानी हमें मिलना चाहिए पर डे के हिसाब से, उस हिसाब से आपूर्तियाँ नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस टाइम जितेंद्र कुमार जी सोनी कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने इस पे पूरा ध्यान दिया और उन्होंने एक टीम बनवाई थी और अपने जसवंतगढ़ में भेजी। तो पूरा गाँव का उन्होंने किया, गाँव सब जनप्रतिनिधि के आस-पास वालों की एरिया का भ्रमण भी किया और पूरी एक टीम के द्वारा एक डाटा तैयार किया गया, किस काम के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर 2 करोड़ का बजट पास करवाया राज्य सरकार ने जल जीवन योजना में, तो उसके हिसाब से यहाँ पाइपलाइन भी डलवा दी गई। तो फिर सोचा कि भई पाइपलाइन में जब पानी नहीं होगा तो पाइपलाइन का क्या करेंगे? तो फिर हमने फिर कोशिश की विधायक जी से भी मिले कि भई पाइपलाइन पहले भी सरपंच काल में 5 करोड़ की डलवाई थी। पानी के बिना खाली पाइपलाइन क्या करे, 2-2 किलोमीटर दूर तक पड़ी है। तो फिर विधायक जी से संपर्क किया और आगे कोशिश करके हमने एक यहाँ टंकी स्वीकृत करवाई। वामा साहब से सहयोग से यहाँ के दानदाताओं से ज़मीन का दे दी गई और ज़मीन पे यहाँ वो टंकी है जो आज तक वो निर्माण कार्य उसका पूरा हो चुका है और जल्दी उसमें पानी की सप्लाई चालू हो जाएगी तो कुछ हद तक राहत मिलेगी। फिर मैं सड़कों में बता रही हूँ, तो सड़कें लगभग उस टाइम 90% बन चुकी थी और कई ऐसे जो बच गई थी किसी कारणवश, तो उन्हें फिर उनका जो निवारण करने के लिए हमने कोशिश की। तो चलो ग्राम पंचायत ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तो हमने क्या फिर विधायक जी से संपर्क किया कि भई ये है, तो एक 8 नंबर गली लंबी है, उसमें काफ़ी आवश्यकता आवागमन का भी काफ़ी रहता है, तो उसमें भी वो बनवा के तैयार करवाई गई, जो तैयार हो चुकी है काफ़ी अच्छी तरीके से। ये और तो जो भी अपने जी, बिल्कुल हाँ कंटिन्यू जी। कीजिए। और गाँव में तो सभी करवाते हैं, गाँव को छोड़कर अभी दूसरी ग्राम पंचायत की बात की जाए तो हमने उन सरपंचों को से संपर्क किया, भई आपकी जो आवश्यकता हो, आप चाहते हो कि हम जिला परिषद से काम करवाएँ, तो आप ही हमें लिख के दे दो, हम अपने लेटर पैड पे उनसे लिख के आपको वो काम दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो अदर ग्राम पंचायतों से भी हमने संपर्क करके उनके काम भी हमने वहाँ के रखवाए और पास करवाने की पूरी कोशिश की। जी, तो चलिए चलते हैं अब हमारे इस कार्यक्रम के अगले खंड जो इस कार्यक्रम का विशेष अंग है, जिसमें हम बात करते हैं हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय मुद्दों पर। तो इसमें मैं जी। सबसे पहला सवाल उठाना चाहूँगा, जो आपने मेंशन किया, पानी की जो समस्या है। आपने बताया जल हाँ जीवन जी। मिशन के तहत यहाँ पे एडिशनल पाइपलाइन बिछाई गई और यहाँ पे एक हुँ, टंकी का भी निर्माण कार्य हो चुका है। परंतु जो मुद्दा सामने आता है वो यह है कि जसवंतगढ़ की आबादी जो ऑन पेपर है, वो कम दिखाई देती है और यहाँ पर जो बाहर से आने वाले विद्यार्थी, बाहर से आकर यहाँ रहने वाले लोग, जो कि कागजों में तो यहाँ पे नहीं है, परंतु वो वास्तविकता में यहाँ पे रहते हैं और जो सप्लाई रहती है जल की वो उस अनुपात में नहीं आती। तो जैसे आपने बताया कि अगर पाइपलाइन बिछा दी और पानी नहीं होगा तो पाइपलाइन का क्या फायदा? उसी हाँ जी। बात को आगे बढ़ाते हुए तो ये एडिशनल जो पानी की स्वीकृति चाहिए, अभी शायद आधा पानी आ रहा है जितनी अपनी डिमांड है उससे, तो इसको ठीक करने के लिए क्या अगले कदम हो सकते हैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी सर, हमने तो एडवांस में ये कर रखा है। मैंने तो 2022 में भी ये क्लियर कर दिया था जिला परिषद में कि हमें पर डे के हिसाब से जो सप्लाई मिल रही है, वो हमारे पर्याप्त नहीं है। क्योंकि यहाँ जो निजी विद्यालय भी चल रहे हैं, प्राइवेट निजी के साथ में सरकारी गवर्नमेंट जो आस-पास के सारे एरिया से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें उससे उनकी गणना नहीं होती इसमें जनसंख्या में और जनसंख्या का जो आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है, उसके बाद में जनसंख्या भी तो बढ़ी है ना। तो अब पास में ही सुजला कॉलेज वाले भी हो गए, तो अपने इसी पाइपलाइन से उनके भी पानी जा रहा है और दे पा नहीं रहे हैं खाली जसवंतगढ़ की जनता के हिसाब से ही। तो मैंने मुद्दा यही उठाया था कि हमें पर डे के हिसाब से जैसे 7 लाख लीटर पानी हमें चाहिए। आप वहाँ 7 लाख लीटर दे रहे हो, हमें 14 लाख लीटर चाहिए। तो आप इस हिसाब से ये पानी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हमें पाइपलाइन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वहाँ जब आए हुए थे जिन उन्होंने इस हिसाब से बात काटने की कोशिश की कि हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने उनकी बात इस हिसाब से काटी कि सर हमें पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं है, हमें पानी की आवश्यकता है। आप हमारे पानी की जो सप्लाई हो रही है उसको बढ़ा दीजिए।
तो यहाँ मेन ये क्या है कि ये भी रहता है कि यहाँ जो कर्मचारी है वो अपने पास वाले गाँव के ही ज़्यादा लगे हुए हैं और पानी भी अपने पास वाले जो गाँव में जाता है वो अपने गाँव से ही होकर ही जाता है। तो उनकी भी थोड़ी-सी मानसिकता ये रहती है तो पानी वहाँ उनकी सप्लाई थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। तो अपनी जितनी पर्याप्त चाहिए उतनी वो नहीं हो पाती। प्लस बीच में आसोटा में जो पास में ही होगी दुकानें वगैरह और जो है उन्होंने मेन पाइपलाइन से कनेक्शन ले रखे हैं। तो अपनी पाइपलाइन की जो सप्लाई है वो डाउन हो जाती है, वहाँ से प्रेशर ही नहीं आ पाता जितना कि टंकियाँ भर जाए और जब हम इनसे टंकी वालों से संपर्क करते हैं कि हमारी तो पूरी टंकी भरी हुई नहीं है, हम आपको सप्लाई कहाँ से दें? अब 17 ज़ोन बने हुए हैं, तो वो लगभग ये स्थिति रहती है कि 15 दिन से ही पानी आता है। फिर काफ़ी हमने कोशिश की कि आप कुछ करो तो सही। फिर उन्होंने इनकी व्यवस्था थोड़ी अब सही करवाई है कि आप पानी चाहे 2 घंटे दे दो, पर ज़्यादा दिन मत लंबे लो। 7 दिन में 5 15 दिन वाला 7 दिन में दे दो, 2 घंटे दे दो एक बार। ऐसा तो नहीं होना कि भई घर में पानी हो ही नहीं बिल्कुल। इस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं और पूरी इनकी अभी कनेक्टिविटी हम सब साथ में मिलकर बातचीत करके भी और आगे अ, योजना बनाकर भी भेज रहे हैं और प्रशासन से भी पूरे संपर्क में हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जल्दी ही निवारण हो। कुछ पानी का सिस्टम हमारे जसवंतगढ़ में एक मेन ये भी रहा गया कि ज़मीन में पानी हमारा नहीं है। ज़मीनी जल स्तर हो तो हम ये हैंडपंप भी लगवा दें, ट्यूबवेल भी बनवा लें, भामाशाहों से सहयोग करके कुछ करवा लें। पर मेन यही है कि जसवंतगढ़ की ज़मीन में पानी हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो हमारी पूरी निर्भरता जो पीछे से सप्लाई आती है उस पे ही रहती है। इस हिसाब से हमारे पानी की किल्लत यहाँ ज़्यादा बनी हुई है। जी, तो बहुत ही डिटेल में आपने बताया कि किस प्रकार से पानी की समस्या है और उसका मूल कारण क्या है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो ब्लैक बक का जो सेंचुरी है छापर में उसका एक्सटेंशन का प्लान जसवंतगढ़ के जो गोचर भूमि है, जो ताल भूमि है, वहाँ पर स्वीकृति दी गई है और इसमें बजट सेशन में इसका मेंशन भी किया गया है। तो उसको आप किस दृष्टि से देखती हैं? क्या आप उसके समर्थन में हैं? अगर समर्थन में हैं तो क्यों? और अगर विरोध है तो उसके पीछे क्या कारण है? जी। ये जो प्रोग्राम अभी यहाँ चल रहा है ये आज का नहीं है, ये 8 साल पुराना है और वसुंधरा जी उस टाइम मुख्यमंत्री थी, उस टाइम से ये चल रहा है यहाँ। तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि अपनी ग्राम पंचायत से एनओसी के लिए यहाँ हमें लेटर आया था कि भई यहाँ की वहाँ हिरणों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो आप हमें ग्राम पंचायत से एनओसी चाहिए। तो हमने अपनी मीटिंग में और अपने गाँव वालों से, पूरे वार्ड पंचों से विचार-विमर्श किया कि भैया क्या किया जाए इस पे? क्योंकि समस्या तो होनी थी यहाँ वो आएँगी तो इस हिसाब से उस टाइम हमने अब ये राज्य सरकार का मामला था तो उसमें हम उनको जवाब हमें देना ही था। तो उनके जवाब हमने तैयार किया तो हमने उसमें 10 शर्तें लागू की थी। 10 शर्तें डाल के हमने उन्हें लेटर रख दिया कि भई आप एनओसी आप चाहते हो तो आप हमारी इन 10 शर्तों पे पहले ध्यान दो। तो उन 10 शर्तों के साथ में हमने उन्हें लेटर दिया। फिर उन्होंने उनका वापस लेटर आया कि भई हम आपकी इन शर्तों को कोशिश करते हैं इनको मानते हैं आप और इन पे विचार करेंगे, पहले ये इनका कार्य करवाएँगे, फिर हम आगे का तैयार करेंगे। और हमने क्या किया उस टाइम में भई डायरेक्ट उन्हें एनओसी नहीं दी, हमने सिर्फ़ शर्तों के साथ इन्हें लेटर दे दिया कि फिलहाल आप हमारी शर्तों पे विचार करिए, हम एनओसी बाद में देंगे। ये हमारे गाँव की सुरक्षा का या गाँव के जो भी किसान भाई हैं, उन सबका मामला है। सबसे चर्चा की तो ये बात सामने आई। फिर उस टाइम उसका काम को एक बार पोस्टपोन भी कर दिया गया बीच में, ठंडे बस्ते में चला गया ऐसा कुछ। फिर वापस ये हुआ कि भई जैसे-जैसे वहाँ हिरणों की संख्या बढ़ती है तो वो भी तो अपना प्रक्रिया चालू रखते हैं ना। तो उस हिसाब से उन्हें यही जगह पास में ज़्यादा थे, जसवंतगढ़ की वो दिखती है। तो हमने उनका फिर वापस आया, तो फिर हमने उन्हें ये कहा कि भई आप पहले हमारे किसान भाइयों के लिए सोचो कि आस-पास में जितने भी किसान भाई रहते हैं तो उनकी आप अपनी सुरक्षा आस-पास में इनको देखते हुए कि भई यहाँ हमारे हाईवे भी लगता है, तो आपके हिरणों के लिए भी समस्या होगी, हमारे किसान भाइयों की समस्या होगी। मेन समस्या यहाँ हमारे गाँव में गायें ज़्यादा है, तो गोचर भूमि है, तो गोचर भूमि गायें कहाँ जाएगी चरने के लिए? तो ये हमने किया उस टाइम एनओसी उनको नहीं थी, ग्राम पंचायत से माँगी थी तब। उसके बाद में अभी शायद एनओसी दी होगी। और हाँ, उस टाइम उन्होंने फिर वो हाई कोर्ट चले गए थे। तो हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट से उन्हें वहाँ से अनुमति मिल गई। तापड़िया जी ने भी उस टाइम काफ़ी
वही उन्होंने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया था, कागज़ वगैरह भी अवेलेबल करवाए थे कि भई ये गोचर भूमि है, इन्हें आप ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, ये जो मुद्दा है गोचर भूमि का, जो अभी कोर्ट में भी चल रहा है, तो ये जो गोचर हुँ। भूमि है, ये वन विभाग को ट्रांसफ़र कर दी जो ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड हो चुका है। यह जानकारी क्या आपको थी, जो ट्रांसफ़र हुआ और ये किस प्रकार से हो गया? क्योंकि गोचर भूमि तो ग्राम पंचायत के अधीन रहती है, इसको भी आप थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ जी सर, गोचर भूमि ग्राम पंचायत के अंडर में ही रहती है और 1998 में वन विभाग ने यहाँ पेड़ लगाने के लिए अनुमति माँगी थी, ग्राम पंचायत से कि यहाँ हमें पेड़ लगाने हैं। तो पेड़ लगाने के लिए यहाँ उन्हें एनओसी मिल गई, तो उन्होंने क्या है कि 10 साल बाद में अपने अंडर में उस ज़मीन को ले लिया। लगभग ये 3 साढ़े 3 हज़ार बीघा ज़मीन थी जो, और वन विभाग ने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिए जगह। उस हिसाब से और उसका ही ये देख के कर रहे हैं कि भई ये ज़मीन हमारे नाम है, गोचर भूमि से अलग है, हम यहाँ हिरण लेके आएँगे। उस पे ये चल रहे हैं। ये मामला इस हिसाब से चल रहा है। जी, बिल्कुल, हमको भी इंतज़ार रहेगा कि कोर्ट का क्या इस पे निर्णय रहता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल रहेगा, तो सुजानगढ़ मास्टर प्लान की जो चर्चाएँ होती थी, एक विज्ञप्ति सुजानगढ़ जिला परिषद ने निकाली थी कि जसवंतगढ़ और उसके आस-पास के कुछ गाँवों को मिलाकर सुजानगढ़ का एक्सटेंशन करके सुजानगढ़ महानगर एक बनाने का जो विचार था, उसमें जसवंतगढ़ का जो विलय था, उसको लेकर आपके क्या ख़्याल हैं? और उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी सर। उसका तो ऐसा है कि हमने उसका शुरू से ही विरोध किया है कि जसवंतगढ़ को सुजानगढ़ में नहीं मिलाना चाहिए, और इसके लिए यहाँ से गाँव वालों से चर्चा करके हमने एक लेटर पैड पे एक पूरा विवरण तैयार करके मैंने जिला परिषद में वो कलेक्टर साहब को दिया था, जितेंद्र कुमार सोनी जी को, कि भई अपना जसवंतगढ़ है, उनका अपना एक अपना अस्तित्व है। जब ये सुजानगढ़ में विलय हो जाएगा, अपना अस्तित्व ही इसका खत्म हो जाएगा। उसके विकास की जो योजनाएँ हैं, जो ग्राम पंचायत में चल रही है, वो वहाँ जाके रुक जाएगी। ये एक थोड़े से वार्डों में ही सिमट के रह जाएगा। इसका एक अपना अस्तित्व है, अपना एक अलग पहचान है। तो और ये हम नहीं चाहते कि भई इनकी पहचान हो अलग, जो पहचान बनी हुई है भामाशाहों के सही हिसाब से अपना एक अलग गौरव है, वो अपना एक अलग ही बना रहे हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जसवंतगढ़ का सुजानगढ़ में विलय हो, और मैं तो इसका शुरू से ही विरोध कर रही हूँ, और हमने तो इसका घुमा-फिरा के पूरा बात वही आ जाती है कि जसवंतगढ़ के पास जो खाली ज़मीन है, जो गोचर के रूप में जानी जाती है, तो वन विभाग, सुजानगढ़ जिला परिषद सबको वो खाली ज़मीन दिखती है, ताकि वो अपने वहाँ पे एक्सटेंशन कर पाएँ। बिल्कुल सर, उसका इनका मेन यही रहता है कि जब ये जिला जिला बनवाने की माँग चल रही थी, तो ये चल रहा था कि भई जी जब सुजानगढ़ जिला बनेगा, तो जब सारे कार्यालय बनाने के लिए जगह तो चाहिए ही होगी उन्हें, तो उन्हें जगह ये जसवंतगढ़ वाली दिखती है। तो वो चाहते हैं कि नाम जसवंतगढ़ डाल दे, और डालते ही ज़मीन अपने अंडर में आ जाएगी, जसवंतगढ़ के उनसे क्या लेना-देना, और ज़मीन पे ही सारी नज़र है, इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि जसवंतगढ़ की ज़मीन अपने अंडर आ जाए, बस। तो चलता हूँ मैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो आपने मेंशन किया, जो सुजला जिला या सुजानगढ़ जिले की जो बात रहती है, जो पिछली गहलोत सरकार थी उसने होलसेल के भाव में, मैं कहूँगा कटाक्ष के रूप में, कि होलसेल के भाव में जिले बना दिए। परंतु जब सुजला या सुजानगढ़ जिला बनने की बात आई, तो चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने एक चुनावी जुमले की तरह एक वायदा किया, जो कि भौगोलिक रूप से और डेमोग्राफिक रूप से अगर आप देखें, तो वो फिजिबल या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो आप उसको कैसे देखती हैं? और सुजला जिले की ये जो मुहिम है, बड़े अरसे से चलती आ रही है, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी सर। नहीं, वो तो नहीं है कि ये एक खाली सिर्फ़ घोषणा ही होके रह गई। अगर जिले टाइम अगर रहता, उस टाइम जिले 19 पहले बने थे, वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उसका चुनाव नज़दीक आ गए तो टाइम पीरियड कम रहा था, इस वज़ह से ये एक ऐसे ही रह गया, वो एक अलग बात है। और फिज़िकल रूप से अगर हम ये देखें, तो अगर डिडोना नहीं होता, तो सुजला अब अपने लिए भी सुजानगढ़ ज़िला है, ये सुजला बेस्ट रहता। लेकिन अभी तो क्या है कि पास में सुजानगढ़ वो डीडवाना भी बन गया है, कुचामन भी हो गया है। तो अभी ये नहीं कि ये भौगोलिक रूप से तो सही नहीं बैठता कि पास-पास में इतने ज़िले हो। अगर ये नहीं होता, अगर सुजानगढ़ होता, तो अपने लिए सुजला बेस्ट था कि लाडनू, जसवंतगढ़ के लिए पास में ज़िला बन जाता, अपने सारे काम पास में ही हो जाते। बस वही है।
तो जिस प्रकार से पहले डीडवाना कुचामन जिला बना के बाद में यह घोषणा करना कि कुचामन जिला और सुजला जिला दो अलग बना देंगे, तो यह तो आपने भी माना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सुजला जिले को प्राथमिकता इस मामले में देनी चाहिए थी। यही मुझे लगता है आपकी भी राय होगी। हाँ, ये तो पहले ही देखा गया था ना, तभी क्या है कि डीडवाना कुचामन की घोषणा हुई थी, उस टाइम सुजानगढ़ को घोषणा नहीं हुई थी। पर क्या है, फिर जनता की और जो माँग थी वो काफ़ी उग्र प्रदर्शन भी होने लगे थे, और यहाँ की जो अपने अपने तो चलो पास में डीडवाना बन गया तो अपने वो नहीं थे पर जो उधर अलग थे, जो चूरू से दूर पड़ते थे, सुजानगढ़ के आस-पास के गाँव थे, तो उनकी माँग के अनुसार हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जिले की घोषणा की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है रोडवेज बसों का जसवंतगढ़ में ना आना। तो यह मुद्दा काफी लंबे समय से एक तरीके से पेंडिंग रहा है। समय समय पर इसके लिए मुहिम चलाई गई है, आम जनता द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा। और सुजला वायरल एक यूट्यूब चैनल है, उसने भी जो हमने भी यह मुद्दा बार बार उठाया है अपने चैनल के माध्यम से। तो इस समस्या का आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? इतने जो किए गए प्रदर्शन, इतने जो प्रयास किए गए, उनका कुछ परिणाम निकला है? और अभी भी जो जहाँ कमी रही है उसको किस प्रकार से पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं? जी। रोडवेज बसों का ऐसा है कि मैं सरपंच थी उस टाइम भी, ये काफ़ी समस्या तो शुरू से ही चल रही है, तो उस टाइम भी मैंने काफ़ी प्रयास किया था और गाँव वालों को भी इसलिए इस ओर जागरूक किया था कि अगर आप भी सुजानगढ़ में हो और अगर बस आ रही है, तो आप उसमें ही बस सफ़र करो, तो बस कुछ जसवंतगढ़ में आना ही पड़ेगा। तो थोड़ी तो अपनी जागरूकता की कमी रह जाती है और इसलिए वो अपनी मनमानी कर जाते हैं। और फिर ज़्यादा जब ये समस्या हो गई थी, तो मैंने जिला परिषद में ये मुद्दा उठाया, वहाँ क्या कि रोडवेज़ बस डिपो से भी कर्मचारी आए हुए होते हैं, अधिकारी भी आते हैं, तो उस टाइम लेडीज़ मैंने 2022 में ये मुद्दा उठाया था, तो वहाँ उस टाइम लेडीज़ ही थी एक आई हुई, उनके अधिकारी भी वहाँ थे, तो मैंने लेडीज़ से पर्सनली भी बात की थी, तो उन्होंने उस टाइम फ़ोन करके तुरंत नागौर वालों को पाबंद कर दिया था कि आपको जसवंतगढ़ से जाना ही होगा। तो नागौर की तो वहाँ उस टाइम समाधान हो गया था कि भई नागौर डिपो वाले जसवंतगढ़ से होकर ही जाएँगे। फिर रह गए सीकर और सरदारसर डिपो के भी, तो मैंने उनसे फिर लिखित में उन्हें लिख के भी दिया था और उनसे मौखिक बात करके मैंने कहा था कि मैम आप बात करके, ये हमारी बड़ी समस्या है। रात को जब रात हो जाती है, काफ़ी लेट तक मज़दूर है, जो सर्विस वाले आते हैं, तो काफ़ी समस्या होती है। तो ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया था और अगली मीटिंग में उनका निस्तारण होके भी आ गया था कि भई आपकी समस्या का निस्तारण हो गया है, और बसें आने भी लग गई थी। अब काफ़ी दिनों तक तो ये सही रहता है, फिर धीरे-धीरे अपने जो यहाँ के नागरिक है वो भी आने कम हो जाते हैं और उनके भी दिमाग में ये नहीं रहता, वो चाहते हैं कि भई सवारियाँ ज़्यादा होगी तभी अंदर आएँगे। तो जब वो आते हैं, उन्हें कम सवारियाँ मिलती है, तो फिर वापस वो वहीं वैसे ही चलने लग जाते हैं। इस हिसाब से ये हो रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं, हमें खुद भी जागरूक होना होगा, इस ओर में जसवंतगढ़ के निवासियों को खुद जागरूक होना होगा, बस में बैठना होगा और यहाँ से सफ़र करना होगा, तभी वो आएँगे। तो चलिए अब चलते हैं थोड़े से राज्य के मुद्दे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राजस्थान जी। राज्य है, उस पे पिछली जो 2 सरकारें थी, वसुंधरा जी की सरकार वर्सेस अपने गहलोत जी की सरकार जो थी, उनके कार्यकाल को आप किस प्रकार से कंपेयर करते हैं? और उसके बारे में अपना थोड़े विचार रखिए। हाँ जी। अ, हमारे गहलोत जी की जो सरकार है, उसने ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी कोशिश की कि अपनी जो भी पहले से भी योजनाएँ चल रही थी, उनको इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने पूरी कोशिश करके, जैसे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अदर कोई भी ऐसी फ़ील्ड हो जिसमें कि हम कार्य कर सकते हैं अच्छी तरह से, पूरी नई योजनाएँ लाने की और पुरानी योजना इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की और अच्छी योजनाएँ और अच्छा काम भी उनका रहा। फिर रहता ऐसा है, जनता पे है कि जनता योजनाओं को कैसे स्वीकार करती है। कई बार तो क्या है कि गवर्नमेंट का काम तो योजनाओं को चलाना ही होता है और हम जागरूक नहीं जनता जागरूक नहीं होती है, तो उन्हें उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाती है। तो वो भी रहता है कि भई गवर्नमेंट ने क्या कह देते हैं हम कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट काम करती है, योजनाएँ चलाती है, पर हम पे भी ये रहता है कि हम उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाएँ, तो वो हम पे भी निर्भर करता है। और तो कंपेयर कहीं में न हम कहीं देखें सरकार का तो ये भी दायित्व है कि उस योजना के लिए जागरूकता भी साथ ही साथ चलाए, ताकि लोग हाँ, जागरूक हाँ, होकर उसका लाभ भी उठा सकें।
बिल्कुल, वो तो जब पिछली सरकार में काम कई ऐसे जागरूक कार्यक्रम चले भी थे। नुक्कड़ नाटक ये गाँव में, गली में ये भी चलते थे और कई जैसे कि उनका प्रचार-प्रसार भी हुआ था। इस ऐसा नहीं है कि भई ये इनकी योजनाओं का आप लाभ लो, तो इसके लिए कई प्रचार-प्रसार हुआ था और नुक्कड़ नाटक माध्यम की वजह से अखबारों में, पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर जो भी जितना भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी लाभ मिला भी। नहीं हो जी सर, स्वास्थ्य में सबसे बेहतर काम हुआ। जैसे होना चाहिए कि भई हम जो गरीब आदमी है उसके लिए वो सोच भी नहीं सकता कि हम ये रात को सो रहा है तो सुबह उठ के हम कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? हाथ में पैसे नहीं होंगे। आप खाली हाथ जाओ, जी। आपको पूरा इलाज होगा। चिरंजीवी योजना इतनी बेस्ट योजना पर्सनली बताऊँ तो कह सकती हूँ वो सबसे बेस्ट योजना थी एक गरीब आदमी के लिए सबसे बेस्ट। तो इतनी सारी योजनाएँ आपने बताई, इसके बावजूद भी जो राजस्थान में जो ट्रेंड रहता है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इतना कार्य करने के बाद भी जब बीजेपी की सरकार आई तो आपको क्या लगता है क्या कमी रही होगी? और ऐसा क्यों हुआ? ये तो अपनी एक तो मानसिकता ही रहती है कि सरकार चेंज होगी, तो वो जनता है ना हवा के अनुसार चली जाती है कि अब तो आने सरकार तो चेंज होगी ही होगी, वो हो जाता है एक तो। और एक होता है कि भई सरकार ने योजना चला दी, जनता ने कितना स्वीकार किया, कितना नहीं स्वीकार किया, वो तो क्या जनता पे निर्भर करता है। उनकी मानसिकता है, वो क्या करते हैं। जी, चलिए चलते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ। राजस्थान में 25 सीटें, आपको क्या लगता है जिस प्रकार बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 टर्म के अंदर, पहले 25 फिर एनडीए ने 25 सीटें ली। इस बार क्या लगता है वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या फिर इस बार वो रिकॉर्ड टूटने की संभावना है? जी नहीं, बरकरार तो नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अ, काफ़ी जैसे कि अपने विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि शेखावाटी जो एरिया है, अपनी तरफ का एरिया है, इसमें कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है। तो ये तो ट्रेंड टूटेगा ही। अब कितना कि तालमेल कितना इनका अंतर कितना रहता है वो तो भविष्य के गर्भ में ही है। अगला सवाल रहेगा मेरा नागौर लोकसभा सीट से। क्या लगता है कौन है मुख्य दावेदार? हनुमान जी बेनीवाल, एक नाम और भी निकल के आता है अपने विधायक जी का मुकेश जी भाकर, उनका भी नाम काफ़ी सोशल मीडिया पे उछल रहा है कि हो सकता है वो लोकसभा सीट के दावेदार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस में टक्कर रहेगी या हनुमान जी बेनीवाल इस बार फिर से यह सीट लेके जाएँगे? देखिए, चुनाव में मेन तो ये रहता है कि व्यक्तित्व पे भी निर्भर करता है कि भई सामने कौन है, चुनाव कौन लड़ रहा है। तो अगर कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ विधायक जी को टिकट देती है, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे अपनी सीट अच्छी तरह से। ये मजबूत दावेदार है, यूथ आइकन भी हैं, इनकी पकड़ भी मजबूत है अपनी फ़ील्ड में भी और नागौर फ़ील्ड में भी। तो अगर यहाँ से इनको टिकट मिलता है, तो ये अपने बेस्ट रहेंगे। जी, बिल्कुल। अब मेरा एक आपसे सवाल रहेगा, आगे आप राजनीति में क्या देखती हैं? अपने भविष्य को किस प्रकार देखती हैं? आगे आप किस चीज़ का चुनाव लड़ना चाहती हैं? और अपने राजनीतिक करियर को आगे आने वाले सालों में किस प्रकार देखती हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि अपना भविष्य राजनीति में खुद नहीं देखता। ये अपनी जो वोट देती है उस जनता पे निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो अभी तो मेरा जो चल रहा है मैं उसे देख रही हूँ कि उसे अच्छी तरीके से इसमें काम करूँ। आगे का आगे सोचेंगे, जनता पे ही जी, निर्भर जी, है। जी, बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जनप्रतिनिधि का भविष्य जनता देखती है, ना कि जनप्रतिनिधि बिल्कुल। स्वयं। इसी बात पे इस इंटरव्यू को देते हैं विराम। आपसे पुनः मुलाकात होगी जब हम सारे जनप्रतिनिधियों की डिबेट एक साथ जनता के सामने उनके मुद्दे रखेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको आपके भविष्य और राजनीतिक करियर की शुभकामनाएँ। धन्यवाद सुजला वाहिनी से जुड़ने के लिए। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।